नमस्कार दोस्तों, आज हमारा वीडियो होगा क्लास 10 का भौतिकी का, जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, जो हमारे भौतिकी का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद हमारे भौतिकी का पूरा सेट समाप्त हो जाएगा। इसमें टॉप 25 VBI क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन हमारे मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो देखिए, बायोगैस ईंधन का कौन सा स्रोत नहीं है? तो लकड़ी तो है, बायोगैस का है, गोबर भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग होता है जिससे पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है। तो जो हम गाड़ी चलाते हैं, कार, ट्रक या मोटरसाइकिल जो भी, तो उसमें से CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस निकलती है। तो ये दो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? केवल CO2 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? CO2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो देखिए, जो परमाणु बम होता है, उसमें नाभिकीय विखंडन होती है, यानी एक नाभिक टूट के बहुत सारे नाभिक में बिखर जाता है और बहुत सारे ऊर्जा निकलती है, विखंडन। लेकिन जो सूर्य है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है, यानी बहुत सारा नाभिक मिलके और जुटकर और बड़ा नाभिक बना देता है। तो यहाँ सूर्य के पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जो नाभिकीय हमारा रिएक्टर होता है, इसमें 2 रॉड लगा रहता है और ये क्या करता है? ये चैन रिएक्शन को कंट्रोल करता है, यानी क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये पूछ रहा है जी, ये रॉड किस चीज़ का बना होता है? तो देखिए, ये रॉड जो होता है वो कैडमियम का बना रहता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। तो देखिए, किसी नाभिकीय विखंडन में जो मुक्त ऊर्जा होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो देखिए, कोयला ये तो नहीं है, बिजली नहीं है, परमाणु बम ये भी नहीं है। देखिए, सूर्य जो है यहाँ पे विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी आप हजारों साल तक, लाखों साल तक इससे ऊर्जा पा सकते हैं। और इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? संलयन रिएक्शन होता है। बहुत सारा नाभिक मिलकर जुटकर एक बड़ा नाभिक बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप कितना हो जाता है? तो देखिए, ये 100 डिग्री से 140 डिग्री हो जाता है कुकर का ताप अंदर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसको याद रखिएगा, डेनमार्क को पवन का देश बोलते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारा पवन लगा है और इसी से ऊर्जा प्राप्त होता है और घरों में बिजली इससे आता है। तो ये किस देश में है? डेनमार्क में।
तो इसीलिए डेनमार्क को पवनों का देश बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम विंड फैन लगाते हैं, पवन ऊर्जा लगाते हैं, तो जो हवा का बहाव होता है हवा का, वो कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा तक होना चाहिए, तब जाके ये बिजली जनरेट करेगा विंड। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन वो होता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, वस्तु है, तो ये ज़मीन में दब जाता है, या कोई जीव जंतु है या पेड़ पौधा है, ये ज़मीन में दब जाता है और लाखों करोड़ों साल तक इसी तरह रहता है, तो क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है, गैस में अगर जानवर मरता है तो गैस में तब्दील हो जाता है। तो ये सब कौन सा ईंधन है, तो ये सब जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो देखिए, प्राचीन जो काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था, लकड़ी था। लोग लकड़ी ही जलाया करते थे और इसी में आग लगाकर उसका उपयोग मांस पकाने में या ठंड से बचने में करते थे, या जानवर भगाने में भी प्राचीन काल में आग का उपयोग होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये होता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस एक प्रकार की है। तो देखिए, गोबर की जो गैस है वो कौन सा प्रकार का है, जो गोबर गैस है किस प्रकार का है, तो ये बायोगैस है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें कौन सा है, तो देखिए सौर ऊर्जा है जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा में आता है और इससे कोई भी हानि नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो देखिए, जैव गैस में पूछ रहा है जो मीथेन जो होता है यानी CH4 वो कितना % पाई जाती है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, यानी जैव गैस में मीथेन, जैव ऊर्जा में ईंधन में या जैव ईंधन में मीथेन गैस कितना % पाई जाती है, तो ये होगा 75% मीथेन गैस पाई जाती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा तो हम लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा को कहते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है, तो देखिए ये जीवाश्म ईंधन है, यानी जिससे हानि पहुंचता हो, जिससे मनुष्य के जीवन पे प्रभाव पड़ता हो। और सौर ऊर्जा से हानि नहीं पड़ती है, पवन ऊर्जा वो तो चलते रहता है, इससे हानि कोई नहीं है पर्यावरण को। जीवाश्म ईंधन से है, इसमें बहुत सारे जहरीली गैस निकलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करती है। तो आप जानते होंगे घरों में इस तरह का सोलर प्लेट लगा होता है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे सौर ऊर्जा गिरता है और यहाँ पे मशीन लगी रहती है, इस ऊर्जा को कलेक्ट करके यहाँ लाती है, तो ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर सेल। ये सौर सेल क्या करती है, सौर सेल क्या करती है, तो सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है, कौन सा है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम और जैव गैस। तो देखिए उत्तम ईंधन किसे बोलते हैं, जिसका जलने का जो है बहुत अच्छा से जलता हो, इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता हो, जो जल्दी इसका दहन जो होता है धीरे धीरे हो, एनर्जी ज़्यादा मिलता हो, तो उसे उत्तम ईंधन बोलते हैं, और सस्ता पड़ता हो। तो ये कौन सा होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जैव गैस, और जिससे पर्यावरण का कोई हानि नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव गैस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए नरौरा जो पड़ता है, यहाँ पे एक नरौरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमाणु षड्यंत्र है, जिससे यहाँ से बिजली उत्पादन होती है, बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये यूपी में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो है वो किस ऊर्जा के हैं, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। तो देखिए नवीकरणीय किस में होता है, सोलर में, इससे हानि, मनुष्य को हानि नहीं पहुंचता है या पर्यावरण को। और अनवीकरणीय जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, जैसे लकड़ी जलाइएगा, कोयला जलाइएगा, तो ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, तो अनवीकरणीय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो देखिए सरदार जो सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे स्थित है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पे है। तो देखिए टिहरी जो बांध है वो गंगा नदी पे स्थित है, और ये उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। तो देखिए पवन से जो ऊर्जा उत्पादन होती है, तो इसमें पश्चिमी देश जो यूरोप हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन इससे करते हैं, पंखा से जो पवन फैन होता है, और भारत इसमें 5वां स्थान पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो सोलर प्लेट होता है उसको बनाने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। चलिए अगला और अपना आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो देखिए ये जो डैम होता है और यहाँ से पानी गिरता है, तो यहाँ पे टरबाइन लगा रहता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, ये जो टरबाइन है वो किस तरह का ऊर्जा का रूपांतरित करती है। तो देखिए ये विद्युत ऊर्जा को
रूपांतरित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू। किस नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, कितना होता है? तो देखिए, अगर कोई नाभिक है जो विखंडित हो जाता है, मान लीजिए कि कोई एटम है और ये टूट जाता है, तो इससे जो ऊर्जा बनती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो देखिए, कोयला तो आप जलाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। बिजली ये भी नहीं है। तो देखिए, सूर्य जो है ये ऊर्जा का विशाल स्रोत है और सालों साल तक, लाखों साल तक हमें इससे ऊर्जा मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान कितना हो जाता है? तो देखिए, जो मान लीजिए कुकर में हम खाना बनाते हैं, तो ये जो 3 से 4 घंटे में अगर हीट उसको देते हैं, 3 से 4 घंटे हीट देते हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है? 100 से 140 डिग्री हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए, पवनों का जो देश होता है वो डेनमार्क को बोला जाता है। यहाँ पे आप डेनमार्क देश में जाइएगा जो यूरोप में पड़ता है, तो बहुत सारे पवन मिलेंगे आपको और इसमें रहता है टरबाइन और ये घूमता है तो बहुत सारा एनर्जी पैदा होता है जो घरों में बिजली के बल्ब जलाने में या फैक्ट्री चलाने में काम आता है। तो पवनों का देश किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है डेनमार्क को। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो पवन ऊर्जा होता है यानी विंड एनर्जी, तो इस तरह का फैन लगा रहता है और इधर से हवा चलती है, तो ये फैन जो चलता है, रोटेट करता है या मूव करता है, तो हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है जो घरों में लोगों के काम आता है। तो ये पूछ रहा है कि हवा कितनी चलनी चाहिए इस फैन को चलाने के लिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तब जाके ये फैन चलता है तो एनर्जी उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो देखिए, अभी हम बताए हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है। बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो हमारा पेड़ पौधा ज़मीन के अंदर दब गया है या बहुत सारे मवेशी हैं या इंसान है दब गया है, तो वो क्या हो गया है? गैस के रूप में, कोयला के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? कोयला भी होगा, लकड़ी भी होगा, गैस भी होगा, तो ये तीनों होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? कह रहा है कि प्राचीन काल में आदमी क्या यूज करता था ऊष्मा के लिए यानी गर्मी के लिए? तो देखिए, लकड़ी ही जलाता था ज़्यादातर लोग, जंगल बहुत थे तो आग का खोज उसमें हो गया था, तो लकड़ी जलाकर और मांस भूज कर लोग खाता था, शिकार करके मांस भूज कर। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस मतलब क्या है? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है? तो ये बायोगैस में आता है गोबर गैस। ठीक है, बायोगैस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए पहले जान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, तो जिस ऊर्जा से कोई पर्यावरण की हानि नहीं हो, जिस ऊर्जा से कोई पर्यावरण की हानि नहीं हो उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, सूर्य है, इससे कोई हानि है? कोई हानि नहीं है। सोलर प्लेट हम लोग लगाकर एनर्जी यूज करते हैं और कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन अगर हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं तो उससे धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इससे क्या होता है, लोग को नुकसान पहुंचता है, स्वास्थ्य का कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है या बहुत सारी बीमारियां होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा आ जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % मीथेन गैस पाई जाती है? तो देखिए जैव ईंधन में मीथेन गैस 75% तक पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा तो आप जान गए, किससे मिलता है? सूर्य से। सूर्य से मिलता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, उससे प्राप्त होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कोयला, लकड़ी। तो इसी को हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, यानी जीव से प्राप्त होता है। यानी जीव में क्या आता है, पौधा आता है, आदमी आता है। तो इस सब से पौधा आता है, पेड़ पौधा, जानवर आते हैं, ये सब जीव में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सा चीज़ है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आप लोग घरों में देखे होंगे कि बहुत सारा सोलर प्लेट लगा रहता है। ठीक है, इस पे लाइट आकर पड़ती है सूर्य से और ये एब्जॉर्ब करके यहाँ पे कन्वर्टर लगा रहता है। तो ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा इधर से हमें मिलती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किससे परिवर्तित होती है? तो सौर सेल से होती है। देखिए ये जो स्क्वायर तरह का है, ये क्या है, सौर सेल है। तो इसी पे लाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है। तो देखिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया ईंधन क्या है? तो उत्तम ईंधन का क्या पहचान होता है? उत्तम ईंधन का पहचान होता है कि ये सस्ता होना चाहिए, ये जब जले तो इसमें जो राख है बहुत कम बचना चाहिए, ये आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, इसी को हम उत्तम ईंधन बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें आंसर क्या होगा, तो जो जैव गैस है ये सबसे उत्तम ईंधन है। ना इससे पॉल्यूशन होता है, ना किसी को हानि होती है, आसानी से उपलब्ध भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो देखिए नरौरा जो है वहाँ परमाणु संयंत्र है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, नरौरा। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है? तो देखिए ये पड़ता है अपना यूपी में। ठीक है, तो नरौरा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जहाँ परमाणु संयंत्र है और इससे बिजली उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है किस चीज़ के स्रोत है? तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन है
वो किस चीज़ के स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आपको पहले ही हम बताए हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आता है, सूर्य से जो ऊर्जा आता है उसको नवीकरणीय बोलते हैं। अनवीकरणीय में किस में आता है, जैसे पेट्रोल आता है, गैस आता है, तो ये अनवीकरणीय है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन आता है जो जीव से ईंधन प्राप्त होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो देखिए सरदार सरोवर बांध ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पे है? तो देखिए टिहरी जो बांध है वो गंगा नदी पे है और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और पिछला जो क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध वो कहाँ पे है, वो है एमपी में है। तो ये दोनों याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, इसको शॉर्ट में यूके लिख सकते हैं, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है वो है नॉर्वे। और भारत कितना पे आता है पवन ऊर्जा में, वो 5वां स्थान पे आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये अपना सौर सेल होता है जो बहुत सारे घरों के छप्पर पे लगे रहते हैं, जिससे बिजली उत्पादन होता है, धूप पड़ता है। तो ये पूछ रहा है जी किस मटेरियल का बना होता है? तो देखिए ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन मतलब क्या होता है, बालू होता है। तो एक तरह का बालू होता है, तो इसी से बनता है सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो देखिए ये अपना बांध है और इससे पानी आता है और यहाँ लगा रहता है टरबाइन, जो पानी इस पर बहुत प्रेशर से गिरता है, तो ये टरबाइन क्या होता है, घूमते रहता है, तो बिजली उत्पादन होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को, यानी ये जो ज्वार है, पानी है, इस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक बन के और बाहर घरों में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक व जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो OTEC मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी। तो ये कह रहा है कि समुद्र से जो एनर्जी, जो समुद्र से हम बिजली प्राप्त करते हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है? तो ये पूछ रहा है कि जो ऊपर का, मतलब मान लीजिए कि ये समुद्र है, तो ऊपर भी टेम्परेचर कुछ होगा और 2 किलोमीटर गहराई में भी कुछ टेम्परेचर होगा। तो ये पूछ रहा है जी ये दोनों का टेम्परेचर का कितना अंतर रहेगा जिससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं? तो देखिए अगर 20 डिग्री सी का 20 डिग्री टेम्परेचर अगर का अंतर रहता है ऊपर, मतलब इसके सतह पे समुद्र के और इसके गहराई में 2 किलोमीटर तक गहराई में जो तापमान का अंतर होगा वो 20 डिग्री अगर रहता है, तो क्या होगा, तो तब हम विद्युत संयंत्र लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके और एक भारी हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। और ये देखिए ये सूर्य में भी होता है नाभिकीय संलयन। तो इसको हम बनता है वो इसी आधार पे बनता है, यानी नाभिकीय संलयन के आधार पे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो देखिए तारापुर में भी नाभिकीय संयंत्र है जिससे बिजली उत्पादन होता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय संयंत्र पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए राणा प्रताप नाभिकीय संयंत्र जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये किसके सहायता से बनाया गया है? ये रूस के सहयोग से बनाया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, सबसे बड़ा भी परमाणु संयंत्र है। तो याद रखना है कल्पक्कम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काकरापार जो है वो गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ भी एक नाभिकीय संयंत्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ऊर्जा के स्रोत हमारा जो चैप्टर है क्लास 10 का वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कैगा जो है वो कहाँ पड़ता है? वो कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक का राजधानी कहाँ पड़ता है? बेंगलोर। ये भी याद रखिएगा, राजधानी भी कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। किस नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, कितना होता है? तो देखिए अगर कोई नाभिक है जो विखंडित हो जाता है, मान लीजिए कि कोई एटम है और ये टूट जाता है, तो इससे जो ऊर्जा बनती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो देखिए कोयला तो आप जलाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। बिजली ये भी नहीं है। तो देखिए सूर्य जो है ये ऊर्जा का विशाल स्रोत है और सालों साल तक, लाखों साल तक हमें इससे ऊर्जा मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान कितना हो जाता है? तो देखिए जो मान लीजिए कुकर में हम खाना बनाते हैं, तो ये जो 3 से 4 घंटे में अगर हीट उसको देते हैं, 3 से 4 घंटे हीट देते हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है? 100 से 140 डिग्री हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए पवनों का जो देश होता है वो डेनमार्क को बोला जाता है। यहाँ पे आप डेनमार्क देश में जाइएगा जो यूरोप में पड़ता है, तो बहुत सारे पवन मिलेंगे आपको और इसमें रहता है टरबाइन और ये घूमता है तो बहुत सारा एनर्जी पैदा होता है जो घरों में बिजली के बल्ब जलाने में या फैक्ट्री चलाने में काम आता है। तो पवनों का देश किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है डेनमार्क को। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए जो पवन ऊर्जा होता है यानी विंड एनर्जी, तो इस तरह का फैन लगा रहता है और इधर से हवा चलती है, तो ये फैन जो चलता है, रोटेट करता है या मूव करता है, तो हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है जो घरों में लोगों के काम आता है। तो ये पूछ रहा है कि हवा कितनी चलनी चाहिए इस फैन को चलाने के लिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तब जाके ये फैन चलता है तो एनर्जी उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो देखिए अभी हम बताए हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है। बहुत साल पहले, लाखों साल पहले
करोड़ों साल पहले जो हमारा पेड़ पौधा ज़मीन के अंदर दब गया है, या बहुत सारे मवेशी हैं या इंसान है दब गया है, तो वो क्या हो गया है, गैस के रूप में, कोयला के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कोयला भी होगा, लकड़ी भी होगा, गैस भी होगा, तो ये तीनों होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था। कह रहा है कि प्राचीन काल में आदमी क्या यूज करता था ऊष्मा के लिए, यानी गर्मी के लिए। तो देखिए लकड़ी ही जलाता था ज़्यादातर लोग, जंगल बहुत थे तो आग का खोज उस समय हो गया था, तो लकड़ी जलाकर और मांस भूज कर लोग खाता था, शिकार करके मांस भूज कर। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस मतलब क्या है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है। तो ये बायोगैस में आता है गोबर गैस, ठीक है, बायोगैस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए पहले जान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, तो जिस ऊर्जा से कोई पर्यावरण की हानि नहीं हो, जिस ऊर्जा से कोई पर्यावरण की हानि नहीं हो उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, सूर्य है, इससे कोई हानि है, कोई हानि नहीं है। सोलर प्लेट हम लोग लगाकर एनर्जी यूज करते हैं और कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन अगर हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, तो उससे धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इससे क्या होता है, लोग को नुकसान पहुंचता है, स्वास्थ्य का कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, या बहुत सारी बीमारियां होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा आ जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % मीथेन गैस पाई जाती है। तो देखिए जैव ईंधन में मीथेन गैस 75% तक पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा तो आप जान गए, किससे मिलता है, सूर्य से, सूर्य से मिलता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, उससे प्राप्त होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कोयला, लकड़ी। तो इसी को हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, यानी जीव से प्राप्त होता है। यानी जीव में क्या आता है, पौधा आता है, आदमी आता है। तो इस सब से पौधा आता है, पेड़ पौधा, जानवर आते हैं, ये सब जीव में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सा चीज़ है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आप लोग घरों में देखे होंगे कि बहुत सारा सोलर प्लेट लगा रहता है, ठीक है। इस पे लाइट आकर पड़ती है सूर्य से और ये एब्जॉर्ब करके यहाँ पे कन्वर्टर लगा रहता है। तो ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा इधर से हमें मिलती है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किससे परिवर्तित होती है, तो सौर सेल से होती है। देखिए ये जो
स्क्वायर तरह का है, ये क्या है, सौर सेल है। तो इसी पे लाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है। तो देखिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया ईंधन क्या है? तो उत्तम ईंधन का क्या पहचान होता है? उत्तम ईंधन का पहचान होता है कि ये सस्ता होना चाहिए, ये जब जले तो इसमें जो राख है बहुत कम बचना चाहिए, ये आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, इसी को हम उत्तम ईंधन बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें आंसर क्या होगा। तो जो जैव गैस है ये सबसे उत्तम ईंधन है, ना इससे पॉल्यूशन होता है, ना किसी को हानि होती है, आसानी से उपलब्ध भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो देखिए नरौरा जो है वहाँ परमाणु संयंत्र है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, नरौरा। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है? तो देखिए ये पड़ता है अपना यूपी में, ठीक है। तो नरौरा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ परमाणु संयंत्र है और इससे बिजली उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है किस चीज़ के स्रोत है? तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन है वो किस चीज़ के स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आपको पहले ही हम बताए हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आता है, सूर्य से जो ऊर्जा आता है उसको नवीकरणीय बोलते हैं। अनवीकरणीय में किस में आता है, जैसे पेट्रोल आता है, गैस आता है, तो ये अनवीकरणीय है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन आता है जो जीव से ईंधन प्राप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो देखिए सरदार सरोवर बांध ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पे है? तो देखिए टिहरी जो बांध है वो गंगा नदी पे है और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और पिछला जो क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध वो कहाँ पे है, वो है एमपी में है। तो ये दोनों याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, इसको शॉर्ट में यूके लिख सकते हैं, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है वो है नॉर्वे। और भारत कितना पे आता है पवन ऊर्जा में, वो 5वां स्थान पे आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये अपना सौर सेल होता है जो बहुत सारे घरों के छप्पर पे लगे रहते हैं, जिससे बिजली उत्पादन होता है, धूप पड़ता है। तो ये पूछ रहा है जी किस मटेरियल का बना होता है? तो देखिए ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन मतलब क्या होता है, बालू होता है। तो एक तरह का बालू होता है, तो इसी से बनता है सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो देखिए ये अपना बांध है और इससे पानी आता है और यहाँ लगा रहता है टरबाइन, जो पानी इस पर बहुत प्रेशर से गिरता है, तो ये टरबाइन क्या होता है, घूमते रहता है, तो बिजली उत्पादन होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को, यानी ये जो ज्वार है, पानी है, इस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक बन के और बाहर घरों में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो OTEC मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी।
तो ये कह रहा है कि समुद्र से जो एनर्जी, जो समुद्र से हम बिजली प्राप्त करते हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है। तो ये पूछ रहा है कि जो ऊपर का, मतलब मान लीजिए कि ये समुद्र है, तो ऊपर भी टेम्परेचर कुछ होगा और 2 किलोमीटर गहराई में भी कुछ टेम्परेचर होगा। तो ये पूछ रहा है जी ये दोनों का टेम्परेचर का कितना अंतर रहेगा जिससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर 20 डिग्री सी का 20 डिग्री टेम्परेचर अगर का अंतर रहता है ऊपर, मतलब इसके सतह पे समुद्र के और इसके गहराई में 2 किलोमीटर तक गहराई में जो तापमान का अंतर होगा वो 20 डिग्री अगर रहता है, तो क्या होगा, तो तब हम विद्युत संयंत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए, जो हाइड्रोजन बम होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके और एक भारी हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। और ये देखिए, ये सूर्य में भी होता है नाभिकीय संलयन। तो इसको हम बनता है, वो इसी आधार पे बनता है, यानी नाभिकीय संलयन के आधार पे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए, तारापुर में भी नाभिकीय संयंत्र है जिससे बिजली उत्पादन होता है। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय संयंत्र पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, राणा प्रताप नाभिकीय संयंत्र जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और ये किसके सहायता से बनाया गया है, ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, सबसे बड़ा भी परमाणु संयंत्र है। तो याद रखना है, कल्पक्कम कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, काकरापार जो है वो गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ भी एक नाभिकीय संयंत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ऊर्जा के स्रोत हमारा जो चैप्टर है क्लास 10 का वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, कैगा जो है वो कहाँ पड़ता है, वो कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक का राजधानी कहाँ पड़ता है, बेंगलोर। ये भी याद रखिएगा, राजधानी भी कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।